बिल्कुल यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। देखो भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा। यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। सबसे पहले उसमें तुम अपना नाम लिखाना। तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? सुल्ताना। तेरा क्या नाम है? मैं तुमको क्या कहना दीवाना। मैं तुमको क्या कहूँ? दीवाना। मैं तुमको क्या कहूँ? दीवाना। तो आकांक्षा, अगर वृद्धावस्था में ऐसे लक्षण नजर आए तब तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि उम्र जनित बीमारी है। लेकिन अगर जवानी में ही आपको ये लक्षण नजर आने लगे हैं कि आप अपना नाम भी भूल गए हैं, तो जरूर सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये नौबत ना आए तो ही अच्छा हाँ, है। अपने थोड़े से दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन बदलाव कर लें, कीजिए। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, उन सब बातों का थोड़ा सा ख्याल कर लें तो सब कुछ ठीक रहेगा। फिर ये भूलेंगे नहीं आप, है ना? और हम लोग तो कुछ नहीं भूल रहे हैं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे याद है कि हमारी जो सखी है, सखी विशेष के अंतर्गत टेबल टेनिस खिलाड़ी मोमा दास की हम अभी बात करने वाले हैं। तो मोमा दास का जन्म 24 फरवरी 1984 को पश्चिम बंगाल के नारकेलडांगा में हुआ था और उनका पालन पोषण कोलकाता में हुआ। उन्होंने वर्ष 1993 में टेबल टेनिस खेलना शुरू किया और ये जो खेल की शुरुआत हुई ना, ये भी बड़े अजीब तरीके से संयोगवश हुई है। तो कैसे हुई आपको बताते हैं कि वो बचपन में बहुत शरारती थी, है ना? तो जब बच्चे शरारती होते हैं तो माँ बाप थोड़े परेशान हो ही जाते हैं ना उनसे। तो शायद उनकी माताजी भी उनकी शरारतों से परेशान थी, तो उनकी शरारतों को रोकने के लिए मोमा के माता पिता ने उन्हें खेल क्लब में भर्ती करवा दिया और यहीं से उनके टेबल टेनिस खेल की शुरुआत हुई। अब मंजू जी, यहाँ पे गौर करने लायक बात ये है कि भाई देखिए, बच्चे तो सभी शरारती होते हैं, हाँ। है ना? लेकिन कुछ ज्यादा शरारती होते हैं। अब लेकिन हर माता पिता के दिमाग में ये बात नहीं आती नहीं, कि अगर बच्चे के पास इतनी एनर्जी है, हाँ। तो उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, हाँ। वो सकारात्मक रूप से उसका कहीं इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। भाई मोमा दास के जो माता पिता थे, उन्होंने इस बारे में सोचा, खासकर माता जी ने। हाँ, तो सही कहा तुमने। वो बधाई की पात्र है। बिल्कुल है। और खेल की शुरुआत तो हुई, साथ ही क्षेत्रीय टूर्नामेंट का आनंद लेने की शुरुआत भी यहीं से हुई और उनकी अधिकांश सफलता में उनके कोच का बड़ा योगदान रहा। कई वर्षों तक सफलता का दौर चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया उनके करियर में, वर्ष 2003 के आसपास वो दौर आया जब करियर ढलान पर आ गया, लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत से काम लिया। और ये जो मुश्किल दौर था, ऐसे दौर में भी उनके जो कोच थे, उन्होंने काफी सहायता की मोमा दास की। कोच ने उन्हें कई नई तकनीक सिखाई और साथ ही नई प्रेरणा भी मिली। तो इस वजह से एक तरह से कहते हैं कि फिर से प्रेम जग गया खेल के प्रति, फिर से रुचि आ गई उनकी खेल में। कि जब भी हम किसी भी तरह से ढलान पर होते तो हमारा आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में हमारे आसपास का कोई व्यक्ति, हमारे घर का व्यक्ति, हमारा दोस्त, हमारा परिचित, कोई भी अगर हमारा थोड़ा हौसला बढ़ा दे या हमें थोड़ा समझा दे कि भाई ऐसे दौर आते हैं, हो जाता है, लेकिन कोशिश करके देखो, हो सकता है। इस तरह की बातें अगर कोई हमें समझा दे तो फिर से जो है हम थोड़ी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों और 2010 में नई दिल्ली में उनका प्रदर्शन, जहां उन्होंने रजत पदक और महिला युगल में कांस्य पदक हासिल किया, ये उनके करियर के निर्णायक क्षण थे। बिल्कुल। सन 1997 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप मैनचेस्टर, यूके में आयोजित की गई थी। तब 13 साल की उम्र में पहली बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अंडर 18 जो टीम जाती है उसमें। बिल्कुल। और अपने पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के बाद मोमा दास ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस प्रक्रिया में उन्होंने राष्ट्र के लिए व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक जीते। इससे मोमा दास को एक अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी के रूप में लोकप्रियता हासिल हुई। अब उनका जो ये खेल करियर है, अगर उस पे एक सरसरी निगाह डालें तो साल 2006 में टीम स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता, राष्ट्रमंडल खेल मेलबर्न में।
टीम स्पर्धा में रजत पदक और दिल्ली 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में युगल स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता। और 2001 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 13 बार उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। रिकॉर्ड है ये उनके नाम 13 बार। और 2004 और 2016 में ओलंपिक खेलों में उन्होंने हिस्सा लिया। तो खेलों में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उनके बेहतर करियर के लिए हम उन्हें आगे भी अच्छा शुभकामनाएं देते हैं। गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। ना ऐसे देखो मुझे, ना टोको, जरा ये सोचो बुरा जमाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी न जाना कोई तराना, कोई फसाना, अभी सुनाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। बनाते हो ये रोज ही बहाना, न जाने देगा आज तुमको ये दीवाना। बनाते हो ये रोज ही बहाना, न जाने देगा आज तुमको ये दीवाना। माना जी माना, तू है दीवाना, मेरा दीवाना बड़ा सियाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई
मंजू जी अभी कैसे चले जाएंगे? बिल्कुल, अभी थोड़ा वक्त है, अभी हम थोड़ा रुकेंगे फिर जाएंगे। बहरहाल हमजोली फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवा दिया, और वो जो टक टक की जो आवाज थी ना, अब टेबल टेनिस अगर खेलते हैं, वैसे इसमें तो वो खेल नहीं दिखाया गया है, लेकिन टेबल टेनिस खेलते हैं वो भी टक टक की जो आवाज आती है, कुछ इसी तरह की आवाज आती है ना उसमें भी। हाँ, जब वो जो बॉल रहती है, हाँ। टीटी बॉल रहती है, जब वो टेबल पे पड़ती है ना टक से, तो बड़ा सुंदर जो ध्वनि आवाज, रहती है। हाँ, वो बड़ी कहते हैं कानों को लुभाती है। हाँ बिल्कुल। और आज मंगलवार है तो करियर की बातें करना जरूरी है। तो जेरंटोलॉजी में करियर किस तरह से बनाए ये हम बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं जेरंटोलॉजी होता क्या है। हिंदी में इसे कहते हैं जरा विज्ञान। तुमने सुना होगा ना कि जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वो वृद्ध होता है, वैसे ही वस्तुएं जो होती है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उसमें भी थोड़ा सा क्षरण शुरू हो जाता है, वो उनकी स्थिति थोड़ी खराब होने लगती है। तब हम एक शब्द का उपयोग करते हैं कि इसकी जो अवस्था है ये जर्जर अवस्था है या ये तो जीर्ण क्षीण हो गया है। इन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, तो उसी से बना है जरा विज्ञान, और अंग्रेजी में ही इसे कहते हैं जेरंटोलॉजी। तो ये इंसानों के संदर्भ में कहा गया है कि मनुष्य जैसे जैसे उम्र बढ़ती वो वृद्ध होता है तो उसकी अवस्था जो है थोड़ी बदलती है। तो इसके विषय में भी हम थोड़ी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जेरंटोलॉजी के तहत बढ़ती उम्र के साथ वृद्ध लोगों में होने वाले परिवर्तनों पर शोध करने का अवसर मिलता है, और शोध के बाद जेरंटोलॉजिस्ट द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उनके आधार पर बुजुर्गों के लिए नीतियां तैयार की जाती है कि क्या करना चाहिए उनके लिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से उनकी स्थिति को सुधारा जाए, या किस तरह से जो बुजुर्ग होने पर जो स्थितियां पैदा हो जाती उन्हें थोड़ा सा डिले किया जाए, थोड़ा सा देर से हो, ऐसी हम व्यवस्था कर सकें। ये इस पढ़ाई के अंतर्गत आता है जी। और जेरंटोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं होती हैं, एक है सोशल जेरंटोलॉजिस्ट और दूसरा है बाई जेरंटोलॉजिस्ट। अब जो सोशल जेरंटोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट्स के साथ काम करते हैं और इस बात का वो अध्ययन करते हैं कि किस तरह ये जो बुजुर्ग हैं इनकी जिंदगी को और ज्यादा आसान और आरामदायक बनाया जाए। उन्हें क्या तकलीफ है, जैसे जैसे उम्र बीत रही है किस तरह की बीमारियां उन्हें घर कर रही हैं, उन्हें जब एक जो सोशल लाइफ जिसे बोलते हैं, जब वो बाहरी परिवेश में जाते हैं तब उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सब का वो अध्ययन करते हैं। बिल्कुल। वहीं बाई जेरंटोलॉजिस्ट जो है वो फिजिकल और बायोलॉजिकल यानी कि शारीरिक और जैविक पक्षों की पढ़ाई करते हैं। जेरंटोलॉजिस्ट होम्स हेल्थ केयर, रिटायरमेंट होम्स, एडल्ट डे केयर जैसे नर्सिंग होम या वृद्धजन देखभाल केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और इसके अलावा रिटायरमेंट प्लानिंग, ट्रेवल एंड रिक्रिएशन, फिटनेस एंड हेल्थ केयर, इस तरह के जो काम करते हैं उनकी प्राइवेट कंपनीज होती है, उनमें बतौर कंसल्टेंट भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में भी नौकरी इससे पा सकते हैं। जी। अब इस क्षेत्र में जाने के लिए करना क्या होगा कि किसी भी क्षेत्र में 12वीं कक्षा पास करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं डिप्लोमा इन जेरंटोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और थेरेपी में ग्रेजुएशन करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो विभिन्न इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जेरंटोलॉजी, नर्सिंग और पीजी डिप्लोमा कोर्स इन जेरंटोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सोशल जेरंटोलॉजी जैसे कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, और जेरंटोलॉजी की पढ़ाई आप विदेशों में ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और हमारे देश में भी कई संस्थान हैं जहां से आप कर सकते हैं। और कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट ऑफ जेरंटोलॉजी कोलकाता, यहाँ से कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स नई दिल्ली, यहाँ से कर सकते हैं। और जहां आप रहते हैं उसके आसपास का कोई संस्थान आप ढूंढ करके और वहां भी करने की कोशिश आप कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट की सुविधा कुछ बढ़ गई है तो इसका उपयोग करें, इसका उपयोग कीजिए। इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। और जेरंटोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर होने वाले जो परिवर्तन है उसका अध्ययन इसमें शामिल है। शरीर में होने वाले बदलाव हमारे जीवन जीने के तरीकों पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि ये जो परिवर्तन है हर बुजुर्ग में, हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, लेकिन नीति बनाने के लिए जो एनालिसिस की जरूरत होती है वो जेरंटोलॉजिस्ट का काम होता है। हाँ, मतलब परिवर्तन तो होते हैं लेकिन उसे किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से उस पर काम किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो ये जेरंटोलॉजिस्ट करेगा। और जो लोग बुजुर्गों के फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए जेरंटोलॉजी एक अच्छा विकल्प है। जेरंटोलॉजिस्ट बनकर आप वृद्धजनों में होने वाले विभिन्न जैविक, सामाजिक
शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का अध्ययन कर सकते हैं, ताकि इन परिवर्तनों से बुजुर्गों में होने वाली बीमारियों का अंदेशा लगाया जा सके और उन्हें इसके लिए सक्रिय और सतर्क किया जा सके। जी, है ना? क्या? हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। क्या क्या क्या? हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तुम जब होगे 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जलाऊंगी मैं तब भी अपने बचपन की। लकड़ी क्यों हम टेकेंगे, आंख भले धुंधली हो जाए दिल की नजर से देखेंगे। बाहों का सहारा हो जब लकड़ी क्यों हम टेकेंगे, आंख भले धुंधली हो जाए दिल की नजर से देखेंगे। आंखों में तुम यूं ही देखना, आंखों में तुम यूं ही देखना, क्या है जरूरत दर्पण की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तुम जब होगे 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जलाऊंगी मैं तब भी अपनी बचपन की। हम लकड़ी चुन लाएंगे, बच्चों के संग बच्चे बनकर हम दोनों तुतलाएंगे। हाँ, ठंडी में तुम स्वेटर बुनना, हम लकड़ी चुन लाएंगे, बच्चों के संग बच्चे बनकर हम दोनों तुतलाएंगे। मिलजुल कर हम साथ रहेंगे, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे, बात न होगी अनबन की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तुम जब होगी 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जलाऊंगी मैं तब भी अपने बचपन की। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। ला 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 ला
कितनी सुंदर कल्पना है इस गाने में कि जब हम 60 और 55 साल के होंगे तो क्या करेंगे और किस तरह से प्रेम से रहेंगे, इस तरह की बातें भी इसमें की गई है। तो ये गाना हमने सुना और कल, आज और कल इस फिल्म का ये गाना था, है ना। अब हम बात करते हैं पितृपक्ष की, जो शुरू हो चुका है, यानी श्राद्ध। केवल कर्म कांड से जुड़ा विषय नहीं है ये, बल्कि श्राद्ध काल में हम समृद्ध स्मृतियों के कंदराओं से गुजरते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं, क्योंकि उन्हें भूलने का अर्थ ठीक नहीं होगा। और ज़रा सा रुक कर हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, कौन हैं हमारे पिता, और पिता कौन है और हमारे पितामह कौन है, कौन सा कुल है हमारा, राष्ट्र के किस प्रदेश के किस हिस्से से आए हम, हमारी जड़ें कहाँ हैं, और जहाँ हम आज हैं वहाँ पहुँचने में हमारे पूर्वजों का क्या योगदान है, इन बातों को हमें याद करना है। यानी श्राद्ध में श्रद्धा जो है वो प्रधान तत्व होता है। जी बिल्कुल। और ये जो जितने प्रश्न अभी आपने गिनाए, जब हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि संसार में हम बहुतों के ऋणी हैं। पूर्वजों के हम पर बहुत सारे ऋण हैं। पुराणों में भी ये बात बताई गई है कि प्रत्येक मनुष्य जो है उस पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला जो ऋण होता है वो देव ऋण, जो सबसे मूल कोटि का ऋण है। वन, पवन, जल, नभ, धरा, सूर्य और चंद्र, ये सब हमें देवों द्वारा ही दिए गए हैं और इन्हीं से हमारा पूरा जीवन संभव होता है। इसलिए हम सब पर ये ऋण होता है और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। वन, पवन, जल, नभ, धरा यानी कि प्रकृति, यानी पूरी जो प्रकृति है ये ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम इनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है इनके बिना। इसके लिए हम उनके ऋणी हैं। और जो दूसरा ऋण है वो कहा जाता है कि ऋषि ऋण है। तो पौराणिक काल में ज्ञान विज्ञान से लेकर सारी जो आधुनिक जानकारियां होती थी वो हम तक ऋषि पहुंचाते थे, तो इसके लिए उसे ऋषि ऋण कहा जाता है। और ऋषि ऋण में वो ऋण भी आता है जो हमें अपने गुरुजनों से मिलता है, यानी जो पहले काम ऋषि करते थे अभी हमारे गुरुजन करते हैं, तो इसलिए इसे ऋषि ऋण कहा जाता है। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। इसमें समस्त पूर्वजों और माता पिता का ऋण समाहित है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए जो करते हैं उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हमें अबोध अवस्था से पाल पोस कर बड़ा करने वाले, हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहने वाले हमारे माता पिता का इस संसार में कोई विकल्प नहीं है। जिसने भी अपने माता पिता और पूर्वजों को पूजा है, सम्मान दिया है, वो निश्चित ही सम्मानित हुआ है। और उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे गणपति जी, देवों के देव, उन्होंने अपने माता पिता की आराधना की और वे पूज्य हो गए। हमारी संस्कृति के चरित्र नायक श्री राम और श्री कृष्ण की मातृ और पितृ भक्ति जैसा मतलब एक अच्छा और सटीक उदाहरण है। तो परंपरा के इसी प्रवाह में हम सब अपने पूर्वजों को याद करें, उनका आशीर्वाद लें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें, ये सबसे मुख्य बात है। बिल्कुल, उन्हें याद रखें। हाँ, और इसे केवल एक परंपरा ना समझे। वैसे तो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, बहुत ही समृद्ध जो परंपराओं से पोषित हुई है हमारी संस्कृति। और इसमें जब है ना तर्पण की बात आती है ना, आकांक्षा, तो उसमें हम जो है अपनी प्रकृति के लिए भी तर्पण करते हैं। कहते हैं कि उनके लिए भी हम जल चढ़ाते हैं। यानी कि ये जो बातें हैं, ये जो तरीके हैं, ये हमें अपनी प्रकृति का सम्मान करना भी सिखाती है कि ये जो धरती है हम इसका सम्मान करें। ये जो नदियां हैं ये हमें जल देती है, ये धरती हमारा पोषण करती है, तो इनके बिना हम रह नहीं सकते। तो ये सब जो क्रियाएं होती है ये हमें इनका सम्मान करना सिखाती है ना। बिल्कुल मंजू जी, प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीजें हैं, प्रकृति से हमें जो भी मिलता है, जो भी पृथ्वी पर है, उसी से जीवन संभव है, उसी से हमारा जीवन भी पोषित होता रहता है। और साथ ही जब ये पितृपक्ष आता है तो हम काग को, श्वान को, चींटी को, गाय को भोजन देते हैं, है ना। तो इससे हम उनके प्रति भी उनका सम्मान करना हम सीखते हैं कि जो भी पशु पक्षी हमारे आसपास हैं वो हमारे लिए उपयोगी भी हैं और उनके अंदर भी जान है, प्राण है, तो उनका भी हम सम्मान करें, उन्हें भी हम किसी तरह की कोई तकलीफ ना दें, उनके भोजन के विषय में भी हम सोचें। ये भी जो भावना है ये हमारे मन के अंदर आती है। तो इसलिए भी ये जो विधान है ये बनाए गए हैं। हाँ, तो इसे आप केवल ऐसा ना समझे कि हाँ ठीक है बरसों से चला रहा करना जरूरी है, ऐसा नहीं, बल्कि श्रद्धा से करें। अपने पितामह को याद करें कि वो क्या थे, उन्होंने क्या किया था, किस तरह की समस्याओं का सामना करके उन्होंने हमें आगे बढ़ाया और आज इतने बड़े मकाम पर अगर हम पहुंचे हैं तो इसके पीछे कौन लोग थे उन्हें हम याद करें। बिल्कुल।
डर भी था, थी दीवारें भी तुमसे ही घर घर कहलाया, तुमसे ही घर घर कहलाया, तुमसे ही घर घर कहलाया। सोना मंदिर था मेरा, बुझा दीप था जीवन मेरा, प्रतिमा के पावन चरणों में मैं दीपक बन कर मुस्काया, तुमसे ही घर घर कहलाया। देवाले बन गया सुहावन, माँ तुमसे मेरा घर आंगन, आंचल की ममता माया में पाई सुख की शीतल छाया, तुमसे ही घर घर कहलाया। कैसे हो गुणगान तुम्हारा, जो कुछ है वरदान तुम्हारा, तुमने ही मेरे जीवन के सपनों को सच कर दिखलाया, तुमसे ही घर घर कहलाया, तुमसे ही घर घर कहलाया। आंखें मेरी ज्योति तुम्हारी, रह न गई राहें अंधियारी, रहने दो मेरे माथे पर, माँ तुमने जो हाथ बढ़ाया, तुमसे ही घर घर कहलाया, तुमसे ही घर घर कहलाया। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ चार दीवारी और एक छत से ही घर नहीं बनता, घर बनता है घर में रह रहे लोगों से, उनके बीच के आपसी प्यार से, रिश्तों में मृदु व्यवहार से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। ये जो गाना है ये बड़े बुजुर्गों के संदर्भ में ही कहा गया, और इसकी जो अंतिम लाइन थी वो तुमने सुनी होगी कि वो अपने माता जी से कहते हैं कि आपने आशीर्वाद के लिए जो हाथ बढ़ाया है मेरे सिर पर, उस हाथ को रहने दीजिए। तो ये गाना हमने सुना, मुकेश की ये आवाज़ है। और एक हमारे श्रोता ने ये बात लिखी है, बड़ी अच्छी सुंदर बात लिखी है कि हालांकि भारतीय संस्कृति में श्राद्ध का अत्यधिक महत्व है, जैसे अभी श्राद्ध काल चल ही रहा है, जिसमें हम अपने स्वर्गीय पुरखों को श्राद्ध के माध्यम से पूजते हैं, उन्हें नमन करते हैं और याद करते हैं। करते हुए यहाँ हम उनके लिए मीठे पकवान से लेकर स्वादिष्ट भोजन तक किसी भी बालिका को खिलाते हैं, या घर की बुजुर्ग बहन बेटी को भी खिलाया जाता है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जब वो इंसान जिंदा होता है तब आपने उसे ढंग से ना भोजन दिया, ना ही उन्हें कुछ सुख सुविधाएं दी, लेकिन स्वर्गवास होने के बाद अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो आडंबर या दिखावा कहा जाएगा। इसलिए श्राद्ध का असली मतलब तो यही है कि जब इंसान जीवित हो उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए उन्हें अच्छी जिंदगी और अच्छा जीवन यापन और सब सुख सुविधाएं देते हुए उनका आशीर्वाद लिया जाए। उसके बाद निश्चित ही आप अपने स्वर्गवासी परिजन
को पूजने योग्य बन जाएंगे। कितनी सुंदर बात इन्होंने लिखी है। और ऐसा हम देखते भी हैं कि कई बार बड़े बुजुर्ग जब बीमार हो जाते हैं घर में और वो कुछ काम करने के लायक नहीं होते, तो घर के कई लोग जो है बिल्कुल उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि अरे हम अपना काम देखें कि आपकी तरफ देखें। काम करना और पैसों को अर्जित करना ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन बड़े बुजुर्गों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल बनती है। उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसे हमें निभाने ही चाहिए। अगर मंजू जी, एक तरह से जो घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर में जब छोटे बच्चे होते हैं जो अति छोटे हैं, मतलब 2 साल के 3 साल के, तो उन बच्चों का जैसे व्यवहार रहता है, जब वो जिद करते हैं तब तो हम नहीं चिढ़ते जो बड़े हैं दूसरे, तो जब बुजुर्ग होते हैं वो एक तरह से बच्चे ही रहते हैं जब वो बढ़ती उम्र में पहुंचते हैं। तो उनको हीन भावना से देखने के बजाय उन पर वही प्यार बिल्कुल। और आकांक्षा, अब समय की उम्र भी बढ़ चली है, देखो घड़ी की तरफ नजर डालो, समय समाप्त होने को है, तो अब इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।